क्योंकि देश के विकास के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है बेटा। डेवलपमेंट अगर केवल इंडिविजुअल लेवल पे होगा तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए और समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक वो डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तब देश का डेवलपमेंट माना जाएगा। आगे अगला है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में शुरुआत में सबने देखा होगा। क्या है प्रियम्बल बेटा? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. And this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. आप सब लोगों ने अपने एनसीईआरटी की शुरुआत में ये प्रियम्बल देखा होगा बेटा। तो आज की अपनी जो हमारी यूट्यूब सीरीज है बेटा, इस यूट्यूब सीरीज में आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपका प्रियम्बल। चलिए, आपको याद होगा, आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने से पहले जब इसकी मीटिंगें चल रही थी तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया था कि जब हम संविधान बनाएंगे तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसी के आधार पर संविधान बना दिया गया और जब संविधान बना दिया गया, संविधान बनाने के बाद लिखा गया ये प्रियम्बल। और ये जो आपका प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को आप अपने संविधान की समरी या इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं। पूरे संविधान में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या उसमें है, उसका एक समराइज फॉर्म प्रियम्बल में दिखाई देता है। तो इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से मिलता जुलता इस प्रियम्बल को मान सकते हैं। इसीलिए इस प्रियम्बल को आप इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर समरी या फिर फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया किन चीजों को ध्यान में रख के हमें अपना संविधान बनाना है, उसी हिसाब से संविधान बनाया गया और फिर संविधान में क्या क्या चीजें थी उनको समराइज फॉर्म में प्रियम्बल में दर्शाया गया। तो इसीलिए जो हमारा प्रियम्बल है इसको हम अपने संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट, समरी या फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह ही प्रियम्बल में भी वो प्रिंसिपल्स हैं। देखिए लिखा है हैविंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन लाई, यानी कि जो प्रियम्बल है हमारा उसमें वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनके आधार पे हमारा पूरा संविधान बना हुआ है। अगर आप प्रियम्बल को ठीक से पढ़ें तो आप इसको 4 हिस्सों में पूरे प्रियम्बल को बांट के पढ़ सकते हैं। पहला है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। दूसरा पार्ट नेचर ऑफ द स्टेट, तीसरा ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ डेट ऑफ अडॉप्शन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप जानते हो कि हमारा संविधान बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव थे। हम कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। आगे बात करें अगर डेट ऑफ अडॉप्शन की, तो ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेट ऑफ अडॉप्शन है वो क्या है बेटा? 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और हमने ये मान लिया कि ये हमारा संविधान है, यानी कि हमने इसको अडॉप्ट किया। तो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या हुई? 26 नवंबर 1949। अब प्रियम्बल में दो चीजें बचती हैं पढ़ने के लिए, एक नेचर ऑफ स्टेट और एक ऑब्जेक्टिव। नेचर ऑफ स्टेट यानी कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव यानी कि
प्रियम्बल हमको ये बताता है कि संविधान बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या रहे। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। पहले बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट की। तो देखिए आपका प्रियम्बल कहता है कि इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कई बार इस लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। कई बार वो इन पांचों वर्ड्स को ऑप्शन में रखता है और आपसे वो सवाल पूछता है इनके सीक्वेंस को लेकर। तो आपको इनके सीक्वेंस का पूरे तरीके से ध्यान रखना है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक आप बना लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर लोगों को अपने लाइफ के आखिरी टाइम में एक डॉक्टर को फेस करना पड़ता है। तो सबसे लास्ट में डॉक्टर यानी कि DR, तो सबसे लास्ट में इन दोनों को रखिएगा, DR, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद आपके लिए 3 वर्ड्स बचे, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। आप अगर इन तीनों वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ये और उसके बाद ये। बात समझ आई? तो सबसे लास्ट में हम डॉक्टर को फेस करते हैं, तो सबसे लास्ट में DR यानी कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके अलावा ये जो 3 वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये अल्फाबेटिकली लगे हुए हैं लेकिन फ्रॉम बैक साइड टू फॉरवर्ड साइड। इतनी बात समझ में है? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलिए बात करते हैं पहले वर्ड की, सोवरेन की। सोवरेन का मतलब क्या है बेटा? सोवरेन का मतलब है सुप्रीम। आप जानते हैं कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई तो इंडिपेंडेंट होने के बाद अब हम लोग सुप्रीम हो गए। अब हमें किसी भी बात के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। वी आर सुप्रीम। सोवरेन शब्द का मतलब क्या है? सुप्रीम। अब हम अपने लिए अपने लॉ खुद बना सकते हैं, इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया, सोवरेन यानी कि सुप्रीम। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद, यानी कि आप कोई भी लॉ बनाने के लिए फ्री हैं, लेकिन वो लॉ जो भी लॉ आप बनाएंगे वो सोसाइटी के या स्टेट के वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए। तो यहां पर सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या है? फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि आप सुप्रीम हैं, आप कोई भी लॉ बना सकते हैं लेकिन वो स्टेट के वेलफेयर में ही होना चाहिए। अब देखिए ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये वर्ड ऐड किया गया है प्रियम्बल में बाद में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1946। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि ये जो शब्द है सोशलिस्ट, इसको ऐड किया गया है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में। क्लियर? आगे अगला जो है वो है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर का मतलब क्या होता है, बात समझ लीजिए। ऐसी स्टेट जिस स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऐसी स्टेट को आप सेक्युलर स्टेट कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो क्या है? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट विच डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा आप उसको सेक्युलर स्टेट मानेंगे। तो हमारा जो भारत है ये सेक्युलर स्टेट है। आगे ये जो वर्ड है सेक्युलर, इस वर्ड को भी बाद में ऐड किया गया और ऐड बिल्कुल वैसे ही किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ स्टेट में अपने 3 नेचर देखे, पहला सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेक्युलर। आगे बात, अगला जो हमारा बेटा नेचर है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें बेटा, तो डेमो का मतलब है प्यूपिल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ प्यूपिल्स रूल या फिर रूल ऑफ प्यूपिल, यानी कि हमारे यहां पर जो रूल करेगा वो कौन करेगा? वो हम लोग करेंगे, है ना। और रूल ऑफ प्यूपिल का मतलब क्या है? क्या डायरेक्टली हम लोग रूल करेंगे? नहीं, हम लोग रूल करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, यानी कि रूल ऑफ प्यूपिल तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसी डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अपनी नेचर का जो चौथा, जो हमारी स्टेट का जो चौथा नेचर है वो आपकी समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट,
स्टेट का जो हमारा अगला नेचर है वो क्या है? रिपब्लिक। समझ लीजिए जहां भी, जैसे मान के चलिए ये स्टेट है, कोई स्टेट में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शन से बनाई जाएगी। दूसरा जो स्टेट है, स्टेट का हेड कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट। जहां भी प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन से बनाए जा रहा है, जहां भी प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन से बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्टेट क्या कहलाएगी? रिपब्लिक स्टेट। ये बात समझ आई आपको? नहीं समझ आई? ऐसी स्टेट जहां पर स्टेट का हेड यानी कि प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन से बनाया जाता है, तो ऐसी स्टेट को आप क्या मानते हैं? रिपब्लिक स्टेट। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा एक टॉपिक, नेचर ऑफ द स्टेट। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य। पहला दिया हुआ है जस्टिस। देखिए, जस्टिस का हमको ध्यान रखना चाहिए। जस्टिस क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। जस्टिस जो होना चाहिए वो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये एक क्रिकेट मैच का ग्राउंड है और यहां पर इसके बाहर ये बाउंड्री है, ठीक। 3 लोग यहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, एक ये ए, ये बी, ये सी। एक की हाइट बाउंड्री से ज्यादा है, ये आराम से मैच देख पा रहा है। बी की और सी की हाइट बाउंड्री से ज्यादा नहीं है, ये लोग मैच नहीं देख पा रहे। तो हमने क्या किया? हमने इक्वलिटी अपनाई और सबकी हाइट बराबर बढ़ा दी। इसकी हाइट तो इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई। अब आप देखिए, क्या ये सी मैच देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा। तो हमने इक्वलिटी तो की कि हमने तीनों की हाइट बराबर बढ़ा दी, पर आप सोचिए क्या ए को, क्या इसको जरूरत थी बढ़ाने की? नहीं। और सी इसकी हाइट बढ़ाने के बावजूद भी मैच नहीं देख पा रहा। अगर हम यहां पर जस्टिस को प्रिवेल करते तो हम क्या करते हैं? हम इसकी हाइट इतनी बढ़ाते, इसकी इतनी बढ़ाते और इसकी बढ़ाते ही नहीं। तो ध्यान रखिए, हमेशा जस्टिस प्रिवेल करेगा इक्वलिटी से। क्लियर? तो जो ऑब्जेक्टिव में जो पहला है वो क्या है बेटा? जस्टिस। जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। और ये जो आइडिया है जस्टिस का, देखिए लिखा नीचे अगला पॉइंट, द आइडिया ऑफ जस्टिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। ये लिखा, जस्टिस का जो आइडिया है हम लोगों ने जो बोरो किया है वो कहां से बोरो किया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। चलिए आगे बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आपको सोचने की, अपनी बात एक्सप्रेस करने की, फेथ करने की, बिलीव की, वर्शिप की फ्रीडम मिलती है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर के मौके दिए जाएंगे, सबका स्टेटस सेम होगा, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा। क्योंकि देश के विकास के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है बेटा। डेवलपमेंट अगर केवल इंडिविजुअल लेवल पे होगा तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए और समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक वो डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तब देश का डेवलपमेंट माना जाएगा। आगे अगला है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। यहां पर जो ब्रदरहुड का सेंस है वो है बेटा सिंगल सिटीजनशिप से। आपने देखा होगा कई कंट्रीज में डुअल भी होती है, ट्रिपल भी होती है, यानी कि वहां पर जो स्टेट है उसकी अपनी एक अलग सिटीजनशिप होगी, है ना, कंट्री की अलग होगी, कहीं कहीं तो कंट्री की अलग होगी, स्टेट की भी अलग होगी और डिस्ट्रिक्ट की भी अलग होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ब्रदरहुड है। पूरे कंट्री में, पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, जिससे क्या होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जिससे क्या होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हम सब भारतवासी। तो जस्टिस का जो आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। बाकी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो आइडिया था इन तीनों का, ये लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो हमारे प्रेमबल के 4 हिस्से थे। सोर्स, पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने नेचर देख लिया, नेचर के बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव देख लिए चारों, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। चलिए अब एक बात हमें बताइए कि ये जो प्रीएम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है?
प्रियम्बल जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? चलिए देखिए, इसमें एक केस है, केस फर्स्ट, रे बेरुवारी केस। इस केस में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी आप इतना समझिए कि इस केस का जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरा केस आया, केशवानंद भारती केस 1973 में, बहुत फेमस है, सबने इसके बारे में खूब सुना होगा बेटा। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना पहले वाला जजमेंट, ये वाला जो जजमेंट था, इसको ओवर रूल किया और एक नया जजमेंट दिया। जजमेंट क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। चलिए, अगर मान के चलिए ये प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता तो क्या हम यहां पर कोई भी बदलाव कर पाते? आगे देखते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में बताता है और ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है। अब सोचिए कि अगर प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होता तो क्या उसमें अमेंडमेंट हम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में बदलाव, अमेंडमेंट कर सकता है। तो अगर प्रियम्बल इसका हिस्सा नहीं होता तो इसमें बदलाव या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था। आगे बात करी है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। चलिए, पहली बात तो ये कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो यस, आप जानते हो कि प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना है, इसीलिए प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। दूसरा बात करें कि अगर प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है तो क्या इसमें अमेंडमेंट अब तक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इट अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रियम्बल में सिर्फ अब तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है और वो 42nd अमेंडमेंट है। अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो क्या हुआ है? तो आपको अभी शुरुआत में आप लोग पढ़ के आए हैं कि एडेड 3 न्यू वर्ड्स इन प्रियम्बल। कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से 1976 में 3 नए वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें ये बताता है कि संविधान में क्या है, कैसा क्या क्या उसमें रखा गया है, चीजें कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, या कह लो जो डीपीएसपी है, जो हमको ये बताता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल वैसा ही हमारा प्रियम्बल है। ये भी नेचर में कैसा है? डायरेक्टिव है। और अगर ये नेचर में डायरेक्टिव है तो आप ये जानते हैं कि ये जस्टिसिएबल नहीं होगा। इसलिए लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा है कि द प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल आर नॉन जस्टिसिएबल एंड आर ओनली डायरेक्टिव इन नेचर। बात समझ आपको आ गई होगी। ये हमारा प्रियम्बल था। काफी सारे एग्जाम्स में यहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं, खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स लगातार पढ़ते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वी आर पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।